हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर संडे स्पेशल वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक संडे को एक संडे स्पेशल के नाम से एक वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि उस सप्ताह के सभी करंट अफेयरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग वीडियो नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड बहुत सारे मैं आपको जीएस के भी फैक्ट बताऊंगा, जिससे कि आपके करंट अफेयर के साथ साथ जीएस के भी पोर्शन काफ़ी अच्छे तैयार हों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अनक क्रेकटाउ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये सब जो ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने का मतलब है कि जो भी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ रहता है आमतौर पर क्वेश्चन उसी ज्वालामुखी से बनाए जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी ज्वालामुखी नए नए विस्फोट होते हैं उन सारे ज्वालामुखी को हम लोग क्या करते हैं, एक डीप में अध्ययन करते हैं कि जिससे उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से भी क्वेश्चन बनाता है तो हम लोग काफ़ी अच्छा कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अनक क्रेकटाउ ज्वालामुखी है कहाँ। तो ये इंडोनेशिया देश में उसकी जावा और सुमात्रा दो द्वीपों के मध्य जो है क्या है, सागर में स्थित है। कहाँ पर? जावा और सुमात्रा दोनों के बीच में सागर में स्थित है। और ये किस देश में है? तो आपको यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा कौन सा देश है आपका, ये इंडोनेशिया है। ठीक है, और इंडोनेशिया मतलब किस महाद्वीप का देश है? तो याद रखिएगा यह है एशिया महाद्वीप का देश है और इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में ही अनक क्रेकटाउ ज्वालामुखी का क्या हुआ, अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर इस ज्वालामुखी के विस्फोट से उत्पन्न राख या उसको कहते हैं लावा या मैग्मा, उससे क्या हुआ है 500 मीटर का एक जो है राख टीला बन गया। 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर का एक राख टीला बन गया, जो कि सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच में बना है। और इससे पहले ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था लेकिन 2018 में हुआ था और उसी के कारण जो है वहां पर यानी इंडोनेशिया में भयानक क्या हुआ था, सुनामी आई थी। इसलिए ये ज्वालामुखी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अनक क्रेकटाउ ज्वालामुखी जो है आपका क्या हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ और आपको पॉइंट मैं बताऊं तो ये जो ज्वालामुखी है ये आपका जो है एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी इसमें समय समय पे क्या होता है, विस्फोट होता रहता है। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, सनराइज मिशन यानी किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सनराइज मिशन क्या है, यानी सनराइज मिशन को पहले हम समझते हैं। सनराइज को आप इंग्लिश में देखिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान मिल जाएगा। सनराइज, अगर ये इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो सन का मतलब तो सन हो गया, लेकिन राइज का जो मतलब हो गया वो हो गया रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो है अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, 2023 में क्या किया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, इसका मेन काम क्या होगा? तो इसका जो मेन काम होगा वो सूर्य से जो निकलने वाली सौर ज्वालाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है कि सौर ज्वालाएं कब निकलती हैं, कब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है यानी उसकी तीव्रता कब अधिक होती है, कब कम होती है, इसका कारण क्या है और ये जो है इससे बचने का तरीका क्या है, और जिससे कि मतलब ह्यूमन यानी जो आदमी या जो होते कैप्सूल में जाते हैं स्पेस में जाते हैं उनको इससे खतरा कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, इसी सब के बारे में जानकारी के लिए क्या किया जाएगा, नासा द्वारा क्या किया जाएगा, एक सनराइज मिशन 2023 में भेजा जाएगा जो कि सौर ज्वालाएं का पता लगाएगा। चलिए, और आपको मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, इसरो कहाँ की है एजेंसी? तो आप सभी को पता है ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। रॉस कॉस्मोस कहाँ की है? मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ। रॉस कॉस्मोस रूस की जो है स्पेस एजेंसी है। CNSA किसकी है? तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। आपको इतना जो है पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी हाल ही में ही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की घोषणा हुई है कि इस बार जो 2020 यानी 2020 का जो है इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अपना देश जो है वो भारत के द्वारा इस बार इसकी मेजबानी की जाएगी। अच्छा, ध्यान रखेंगे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें ना तो पुरुष है ना तो महिला है। इसका मतलब है कि इस मुक्केबाजी में दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। 2019 से दोनों को एक साथ शामिल किया गया। इससे पहले पुरुषों का मुक्केबाजी अलग होता था, महिलाओं का मुक्केबाजी अलग होता था, लेकिन अब क्या है, दोनों को एक ही जो है नाम में शामिल कर लिया गया है। तो इतना याद रखेंगे, इस बार इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। एक चीज ध्यान रखिए, कोरोना वायरस तो चल ही रहा है, कोरोना वायरस से क्वेश्चन आपको 2-3 दिख जाएंगे, लेकिन इन सब टॉपिकों को भी अच्छे से कवर करते रहिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में अगर ये सब क्वेश्चन छूट गए तो हम फिर क्या करेंगे, इसको रिपीट भी नहीं कर पाएंगे, उसको रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सब क्वेश्चनों को शामिल करना हम जो अपना वो समझ रहे थे कि ये मेरा दायित्व है कि इन सबको शामिल करना है, तो इसी को ध्यान में रखते इन सबको क्वेश्चन को शामिल किया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा ये जान जाएंगे तो इसको जो है मैं टॉपिक के माध्यम से भी आप लोगों को तैयार करवा रहा हूं, और इससे भी आप समझ लीजिएगा कि ये करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमएफ, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी में है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी वाशिंगटन डीसी का नाम आया, तो इससे पहले अभी हम लोग जो नासा को पढ़ा गया था, और नासा के बारे में आपको पिछली बार भी बताया था कि नासा क्या है, उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी आपकी वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी वाशिंगटन डीसी में ही है। और बात करें आईएमएफ में कितने देश शामिल है, तो 189 देश शामिल है। और भारत क्या, इसमें भारत इसकी मतलब सदस्य देश है? तो बिल्कुल, भारत इसका फाउंडर सदस्य देश है, यानी जब ये बना था तभी से भारत इसमें क्या है, शामिल है। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी के बाहरी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसी के बाहरी सलाहकार के रूप में हमारे पूर्व जो है आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को क्या कर दिया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, रघुराम राजन को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो इतनी बातें आपको इस पॉइंट के बारे में याद रखनी पड़ेगी। और रघुराम राजन जो है वो 2013 से 2016 के बीच में क्या थे, हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, शक्तिकांत दास है वर्तमान समय के हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, और उर्जित आर पटेल जो हैं ये हमारे शक्तिकांत दास के पहले। और ये जो हैं शक्तिकांत दास के बारे में ये 25वें नंबर के गवर्नर जनरल हैं। तो आप जाहिर सी बात है उर्जित आर पटेल जो है 24वें नंबर के होंगे, और रघुराम राजन क्या है, 23वें नंबर के हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज किस मंत्रालय की पहल है? अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या है देखो अपना देश। इसको जो है केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा क्या किया गया है, इसकी जो है बात जो है इसकी पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय देखो अपना देश। इसके माध्यम से सारे देश में जो हम लोग के देशों में अलग अलग की विविधताएं हैं उनको ध्यान में रखकर उनको एकता में जोड़ने का एक तरह से ये क्या है, एक प्रयास है, जिससे क्या है सभी सभी लोग जो कि दूसरे दूसरे राज्यों में रहते हैं वो भी क्या है करें, दूसरे राज्य के जो है मतलब जो इसकी इतिहास है, जो इसकी संस्कृति है, उसको देखे समझे और अपने देश की विविधताओं को भी समझे कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा विविधताओं होने के बावजूद भी हमारे देशों में इतनी एकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय ने एक जो है वेबिनार सीरीज को मतलब वो क्या है प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम क्या है, देखो अपना देश। तो किसके द्वारा वो किया गया है? तो जो है प्रहलाद सिंह पटेल जो कि केंद्रीय पर्यटक मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। ओके, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज करने वाला पहला राज्य होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताता हूँ। प्लाज्मा थेरेपी जो है कि ये क्या है और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है और इसके बारे में कौन जो है पहले नंबर पे है, तो आप पहले उसका नाम सुन लीजिए, फिर प्लाज्मा थेरेपी मैं आपको आराम से बताता हूँ। ये जो है प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज करने वाला यानी कोविड-19 का इलाज करने वाला जो राज्य बना है उसका नाम है केरल। केरल को आईसीएमआर यानी जो है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो है इसकी अनुमति मिल गई। अब वो क्या कर सकता है, प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से क्या कर सकता है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का इलाज कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता रहा हूँ। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और वो इलाज के दौरान ठीक हो गया है, कोरोना से संक्रमित है और इलाज के दौरान वो ठीक हो गया है, तो उसके ब्लड में आपको पता है ब्लड में दो चीज होती है, एक कार्पल्स होती है जिसको कणिकाएं करती हैं और एक प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाया जाता है उसी एंटीबॉडी का प्रयोग कर दूसरे मरीजों को उसका ब्लड चढ़ाया जाएगा और उस मतलब ब्लड के माध्यम से क्या किया है, दूसरे व्यक्तियों में भी एंटीबॉडी का निर्माण करके कोरोना से लड़ने के लिए उसके अंदर भी क्या किया जाएगा, एक तरह से एंटीबॉडी का वो बनाया जाएगा और जिससे क्या है वो भी जो कोरोना से लड़ने में सक्षम हो। इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार की ये पहली पहल है जिसको क्या है कि अभी हाल ही में आईसीएमआर के द्वारा क्या हुई, मंजूरी मिल गई। थोड़ा सा आईसीएमआर के बारे में जान लीजिए। आईसीएमआर का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है या जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपकी नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान सचिव और महानिर्देशक कौन है, तो डॉक्टर बलराम भार्गव जो है इस समय के वर्तमान जो है आपके क्या है, सचिव और महानिर्देशक हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने भारत को हार्पून ब्लॉक 2 एयर मिसाइल और लाइट वेट टारपीडो को बेचने की मंजूरी दी है। तो अभी आपको पता है कि सारा देश जो है कोरोना से जूझ रहा है, इसी में क्या कि भारत ने जो है अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद की, यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा के माध्यम से क्या कि अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद की है। इसी को ध्यान में रखते हुए हार्पून ब्लॉक 2 एयर मिसाइल और लाइट वेट टारपीडो को बेचने की मंजूरी अमेरिकी जो है अमेरिका के द्वारा इसको बेचने जाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और एक तरह से समझ लीजिएगा ये भारत में जो है भारत के दक्षिण एशिया में, यानी दक्षिण एशिया में जो आपके हिंद महासागर है उसमें और जो है चीन सागर में भारत को बहुत अच्छा मजबूती प्रदान करेगा। और भारत अपने जो है यानी अपने कह सकते हैं नेवी को और अधिक मजबूत कर सकता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये अमेरिका के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की जारी सूची में शीर्ष पायदान पर है। तो अभी थोड़ा सा फोर्ब्स के बारे में समझिए। फोर्ब्स एक मैगजीन है यानी एक पत्रिका है जिस पत्रिका को क्या किया जाता है, समय समय पर क्या होता है तरह तरह की सूचियां या रैंकिंग जारी करती है। कभी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करता है, तो कभी 100 अरबपतियों की सूची जारी करता है। तरह तरह की क्या होता है ये सूचियां जारी करता है, जिसकी सूची जो है काफ़ी जो है वो मानी जाती है, ऑथेंटिक मानी जाती है, विश्वासप्रद मानी जाती है। इसी सूची में उसने अभी अरबपतियों की एक सूची जारी की है जिसमें जो अरबपति हैं यानी सबसे ज़्यादा जो है जिनके पास क्या है संपत्ति है, उसमें कौन है आपके पहले नंबर ये है जो ऑप्शन बी है, जेफ बेजोस, यानी जो है अमेजन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस को इसमें कौन सी रैंकिंग मिली है, तो पहली रैंकिंग मिली है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के जो है बिल गेट्स जो हैं उनको दूसरी रैंकिंग मिली है और तीसरा जो है बर्नार्ड अर्नस्ट यानी HBMH के जो हैं ये फाउंडर हैं, इनको जो है तीसरा रैंकिंग मिला है। ये थर्ड नंबर पे हैं ये। और आप समझ लीजिएगा कि जो है सेकंड नंबर पे कौन है, तो बिल गेट्स हैं और जेफ बेजोस पहले नंबर पे हैं। जबकि मुकेश अंबानी ये क्या है, भारत के पहले नंबर पे हैं और इनकी जो रैंकिंग है वो 17वीं रैंकिंग है। तो ये इतना चीज़ याद रखिएगा, फोर्ब्स की रिपोर्ट याद रखिएगा और पहले नंबर पे कौन है और भारत के पहले नंबर पे कौन है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए
पूल टेस्टिंग की मंजूरी मिल गई। थोड़ा सा मैं आपको पूल टेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको जानिए, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप ये जानिए कि पूल टेस्टिंग को मंजूरी किसको किसको मिली है। तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है। तो इसके लिए जो है हमारे किसको मंजूरी मिली है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिली है। आप समझ लीजिएगा यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे निपटने के लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पूल टेस्टिंग की मंजूरी मिल गई, किसके द्वारा मिली है, तो आईसीएमआर के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब समझते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या पूल टेस्टिंग है क्या। पूल टेस्टिंग के माध्यम से वो जो है आसपास मतलब किसी भी एक जगह निवास करने वाले बहुत सारे व्यक्तियों को या नागरिकों का एक तरह से स्लैब लेगा, यानी जो इनके लार को लेगा और उन सबको एक साथ मिक्स करेगा। मिक्स करने का मतलब सबको एक साथ मिला देगा और उस मिलाए जाने वाले जो है स्लैब में वो कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। अगर कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो सबका अलग अलग टेस्टिंग मिलेगा, अदरवाइज सबको एक साथ क्या कर दिया जाएगा, निगेटिव घोषित कर दिया जाएगा। जिससे क्या है कि जो कोरोना किट है उसकी क्या है बहुत ज़्यादा बचत होगी। मतलब जो है सबके अलग अलग टेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है किट लग रही है, उसी को ध्यान में रखकर पूल टेस्टिंग को मंजूरी मिल गई है और हमारे हिसाब से ये एक अच्छी पहल है जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन शील्ड योजना की क्या की है, शुरुआत की है। ऑपरेशन शील्ड योजना की क्या है, शुरुआत की गई है। तो ये जो है अभी आपको मैंने इससे पहले एक प्लान आपको बताया था जिसमें 5T प्लान आया था। तो 5T भी प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपके दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और ऑपरेशन शील्ड भी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। इस ऑपरेशन शील्ड में आप समझिए, इस शील्ड का सब कुछ मतलब है, एक एक वर्ड का मतलब है, उनको मैं अगर बोल रहा हूँ तो उनको आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे क्या है कि इसमें 21 क्षेत्रों को क्या कर दिया गया है, मतलब वो किया गया, चिन्हित किया गया। उस 21 क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, 21 क्षेत्रों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को यस से क्या किया जाएगा, उसको वो किया जाएगा, यानी सीलिंग की जाएगी। यानी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोग मतलब उसको वो करेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि उनको वहाँ के लोगों को आसपास बाहर जाने नहीं देंगे, एक प्रकार के वहाँ पे सीलिंग कर देंगे, पूरा ब्लॉक कर देंगे। दूसरा एच से क्या है आपका, एच से होम क्वारंटाइन होता है, मतलब उनको क्या किया जाएगा, उनको उनके घरों में रखा जाएगा। यानी कोई व्यक्ति है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको अलग कमरे में या उसको एक अलग जगह पर रखकर उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। आई से जो मतलब है उसका नाम है आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग। मतलब उनको क्या किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे हम लोग आइसोलेट करेंगे और ऐसे व्यक्तियों की हम लोग क्या करेंगे, वो करेंगे ट्रैकिंग करेंगे। और ई से जो होता है इसेंशियल सप्लाई करेंगे। इसेंशियल सप्लाई का क्या मतलब होता है कि जो जरूरती सामानों को है उसको हम सभी व्यक्तियों तक, सभी नागरिकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो आपका ये है यल से होता है, ये होता है लोकल सैनिटाइजेशन। मतलब जो आसपास के क्षेत्र हैं, यानी क्षेत्र मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। मतलब आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग सार्वजनिक तौर पे घूमते फिरते हैं उनको क्या किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। और डी से क्या करेगा, डोर टू डोर क्या किया जाएगा, मतलब जो है टेस्टिंग की जाएगी। इस प्रकार जो है ऑपरेशन शील्ड की बात की गई है। अब एक बार यस से फिर समझ लिए, सबकी क्या की जाएगी, सीलिंग की जाएगी। उन क्षेत्रों को सीलिंग की जाएगी जिन क्षेत्रों में से क्या है कि आपके कोरोना पॉजिटिव एक दो केस है, उनकी सीलिंग की जाएगी। फिर जो व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, आइसोलेशन किया जाएगा, नहीं तो आई से आइसोलेशन और उनकी ट्रेसिंग की जाएगी। और आपका जो ई से है उन्हें इसेंशियल सप्लाई की जाएगी। और एल से जो है उनको क्या किया जाएगा, सैनिटाइज यानी लोकल सैनिटाइजेशन। मतलब क्या होता है, उनको जो है आसपास के क्षेत्रों को क्या किया जाएगा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। और डी से क्या है, डोर टू डोर टेस्टिंग की जाएगी। तो इस प्रकार का जो है किसके द्वारा पहल शुरू किया गया, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल जो है शुरुआत की गई है। इस तरीके से आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो है फिनिश हो। आई होप आपके सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे बेहतर तरीके से और आपने इन सारे क्वेश्चनों को नोट किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।